गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इंग्लिश जंक्शन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग, फिर अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेस में भी हम क्या करते आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम बार बार टारगेट कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्चुअल चीज़ों को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, बराबर क्वेश्चन के जवाब देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा कि क्या क्या रहेगा। बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं हैं उस पर भी गौर कीजिएगा। बिल्कुल सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आज कमेंट की तरफ कम ध्यान देंगे, कमेंट देखना ही नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं ना, क्योंकि मेजर टाइम अपना कमेंट सेक्शन के अंदर जा रहा है। आप जवाब देते रहिए और आंसर जो है वो मिलाते रहिएगा कि क्या ये सही आंसर है या नहीं है। जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन लायक होंगे वो मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा और जो ईजी होगा उन्हें हम टिक करते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ कैन लैंग्वेज बी एक्वायर्ड, कि लैंग्वेज को एक्वायर किस तरीके से किया जा सकता है, सही प्रोसेस क्या है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ए ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। दूसरा है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सी ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। डी ऑप्शन है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब सबको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि भाई लैंग्वेज स्किल्स की अगर हम सीक्वेंस की बात करें कि सबसे पहले लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, उसके बाद में स्पीकिंग डेवलप होता है, फिर रीडिंग आता है, फिर राइटिंग आता है। तो LSRW इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है बेटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी था। इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बता चुका हूं। एक्टिव स्किल्स कौन सी है, एक्टिव स्किल कौन सी है बेटा, स्पीकिंग और राइटिंग। पैसिव स्किल कौन सी है, लिसनिंग और रीडिंग। रिसेप्टिव कौन सी है, यही पैसिव जो है उसे रिसेप्टिव भी कहा जाता है और एक्टिव को प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिव है, स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव और पैसिव क्या है, लिसनिंग और रीडिंग है। क्लियर है ये दोनों तीनों क्वेश्चंस। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि पहले LSWR, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था और सही सीक्वेंस आपको क्या मान के चलनी है कि पहले लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग आएगा, फिर रीडिंग आएगा, फिर राइटिंग आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्या कह रहा है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, कि बच्चे को हेल्प करनी है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के कवर कर सके। द टीचर विल यूज एज द टीचिंग स्ट्रेटेजी, कि टीचर जो है कहें कि टीचिंग स्ट्रेटेजी में इनमें से क्या चीज़ें यूज़ करेगा। पहला ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज़ करेगा, बी ऑप्शन है लाउड रीडिंग, सी ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और डी ऑप्शन है डिक्टेशन। फटाफट से इन चारों में से सही जवाब क्या है वो दीजिए कि आपको क्या हेल्प करनी है। पहली चीज़ ध्यान में रखें, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक को कवर करना है। फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स को हटाना है। सामने ही दिख रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड वॉश करना, इस तरीके से मान लीजिए। दूसरा कह रहा है बेटा लाउड रीडिंग, जोर जोर से बोलोगे तो उससे बेटा वहाँ क्या फ़र्क आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो जोर जोर से बोलने से स्पेलिंग सही थोड़ी हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नहीं। डिक्टेशन किसे कहते हैं बेटा, श्रुति लेख। आपको पहले भी ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, श्रुति लेख। क्या होता है बेटा, श्रुति लेख होता है। डिक्टेशन का मतलब क्या है, श्रुति लेख। स्पेलिंग एरर सुधारना है, श्रुति लेख। हैंडराइटिंग के लिए आपको पता होगा कि क्या आ जाता है, सुलेख, है ना, वो हैंडराइटिंग हो गया। चलिए ये छोटी क्लासों में हमसे करवाए जाते थे। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर्स
कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, कि एक टीचर का जो कॉम्पिटेंस है इंग्लिश के अंदर, विल इम्प्रूव होगा when he or she receives of learning experience that is appropriate and equal level, a slightly higher level, a range of levels, a slightly easier या lower. क्या कह रहा है? एक लर्नर का कॉम्पिटेंस, समझ रहे हो, एबिलिटीज, क्या कहा कि एक लर्नर की जो एबिलिटीज है विल इम्प्रूव, कब इम्प्रूव होगी, व्हेन ही और शी रिसीव्स, जब वो प्राप्त करते हैं, ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इक्वल लेवल का, कि मेरी एज ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन मिलना चाहिए, उसके कारण, और थोड़ा सा हायर लेवल, थोड़ा सा अच्छा, बार बार क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल पर लेते हुए चलते हैं। उसके बाद में अ रेंज ऑफ लेवल्स की एक रेंज रहे, फिर स्लाइटली ईजियर, आप 5th क्लास के आपको 4th क्लास का क्वेश्चन दे दे, नहीं है, ठीक, तो क्या रहेगा, स्लाइटली हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है, तो उससे क्या होगा, लर्नर का कॉम्पिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा या रिसीव होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी अ स्लाइटली हायर लेवल, थोड़ा सा ऊपर लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन, अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर मेंटल ब्लॉक का क्या मतलब है, इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होना, डिस इंटरेस्ट इन स्टडीज इन जनरल, स्टडीज में वीक होना या इंटरेस्ट नहीं होना, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज इंग्लिश, इंग्लिश यूज करने की बहुत ज़्यादा कमियां होना, और डायस्लेक्सिया और डिसएबिलिटी, और एक डायस्लेक्सिया नाम की डिसएबिलिटी हो। मेंटल ब्लॉक किसे कहा जाएगा, बराबर से जवाब दीजिए, मेंटल ब्लॉक का यहां क्या मतलब है। समझिए मेरी बात को, मेंटली ब्लॉक क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जैसे एक चीज मान के चलिए, आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट की मैं बात करता हूं कि आप अपने माइंड का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा काम करता है। ये आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ में आप और एक्सपर्ट होते जाते हैं। सेम चीज़ लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आएगी। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें मेंटल ब्लॉक क्या होगा। उसमें मेंटल ब्लॉक का मतलब है कि आपके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है टू यूज़ इंग्लिश, के इंग्लिश यूज़ करने के लिए कमी है या इतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जब आप अंग्रेज़ी का यूज़ कर सकें। तो उस केस में क्या होता है, मेंटली बच्चा ब्लॉक हो जाता है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। जैसे नॉर्मली होता क्या है, आप इंग्लिश के अंदर क्या हिंदी में भी अगर मैं ये बात करूं, आपको कहा जाए कि किसी भी चीज़ पर 10 लाइनें बोलनी है, आपको पहले तो वो इजी लगता है कि बहुत इजी काम है, मैं ऐसे कर लूँगा। फिर जैसे ही बोलने लगते हैं तो 5 या 6 लाइनों के बाद में हमारा मैटर ख़त्म हो जाता है, हम वापस चीज़ों को रिपीट करने लग जाते हैं, है ना। वो मेंटली ब्लॉक है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो है वो रुकी हुई है, आप चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज़ इंग्लिश विल बी मेंटल ब्लॉक इन केस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज लर्निंग, वहाँ पे मेंटल ब्लॉक का मतलब क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ इंग्लिश, के इंग्लिश की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एक स्टूडेंट, एक लर्नर को नहीं मिल पाती है, वो उसमें कॉम्पिटेंस नहीं हो पाता है। इस चीज़ का अपने को स्पेशली ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी लेबल, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस, जब बच्चा जो है पहली बार सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करता है, देयर स्पीच मे बी डिस्क्राइब्ड एज, उसकी स्पीच को, आप पहली बार कोई बच्चा एक सेंटेंस बोल रहा है तो उसकी स्पीच को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज babbling, second one is exceptionally soft, third one telegraphic, and the last one is multilingual। फटाफट से इजी सा क्वेश्चन था, आप सबके समझ में आ चुका होगा
कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा कि व्हेनेवर या जब भी बच्चा या जब कभी भी बच्चा फर्स्ट टाइम ट्राई टू स्पीक इन सेंटेंसेस या सेंटेंसेस का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी बैबलिंग होगा, एक्सेप्शनली सॉफ्ट नहीं, ठीक है। टेलीग्राफिक भी नहीं है, मल्टीलिंगुअल तो नहीं है आपके पास। दो ऑप्शन में आप डाउटफुल हो सकते थे। फर्स्ट वन वाज बैबलिंग एंड द सेकंड वन वाज एक्सेप्शनली सॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी बैबलिंग। अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है टू स्पीक इन सेंटेंसेस, सो करेक्ट आंसर विल बी अ या ए, बैबलिंग। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 ईयर चाइल्ड, कि एक 12 साल का जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? एंजॉय करता है यूजिंग पन्स। पन्स क्या होता है? एक ही वर्ड है और उसके अलग अलग डिफरेंस अर्थ निकलते। जैसे अगर मैं कहूं, देखिए पन क्या होता है? एक ही तरह के वर्ड्स का अलग अलग यूज करना विल बी पन। A 12-year-old child enjoys using puns। जैसे मैं कहूं बेटा नेचर, ये प्रकृति भी है और एक ह्यूमन नेचर भी तो होता है भाई। गुडनेस, अच्छाई होना, बुरा होना, ये भी क्या है? एक नेचर है। और प्रकृति भी क्या है? नेचर है। तो इसे हम पन कहते हैं। तो कह रहा है कि एक 12 साल का बच्चा जो है वो पन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। दिस एंजॉयमेंट, ये जो उसका एंजॉयमेंट है या उसका ये तरीका है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? दैट की सी हैज़ सेमेंटिक स्लैंटिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, मेंटल ब्लॉक तो नहीं होगा, और मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। क्या है बेटा ये होता है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस व्हेनेवर अ चाइल्ड यूजेस पन्स इन हिज सेंटेंसेस। कि जब भी अपने सेंटेंसेस में या अपने स्पीकिंग में या जो भी सेक्टर है जहाँ पे भी वो चीज़ें यूज़ करता है वो लगातार पन्स का यूज़ कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ क्रिटिकल पीरियड, कि कौन सा पीरियड जो है क्रिटिकल है ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग। कि जब कभी भी लैंग्वेज लर्निंग की जा रही है तो कौन सा पीरियड जो है वो क्या कहे हम क्रिटिकल माना जाता है। द पीरियड, ऐसा पीरियड ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, क्रिटिकल है, ठीक है ना, विथ ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। कि ऐसा समय जब आप लैंग्वेज को ईजिली ऑब्टेन कर सकते हो दूसरे ही कंपैरेटिवली। द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस, बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट और स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज। द पीरियड, ऐसा पीरियड ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेटर ईजी देन एनी अदर टाइम। कि ऐसा समय जब आप भाषा को बहुत ईजिली ऑब्टेन कर पाते हैं, है ना, वही क्रिटिकल पीरियड होता है। कि अगर उस समय आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो प्रॉब्लम रहेगी। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट। क्या सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक व्हेन नॉट इन स्कूल। कि जब बच्चे स्कूल के अंदर नहीं हैं तब वो बोलने में बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, बहुत समय लेते हैं वो। लर्न टू रीड एंड राइट सिमल्टेनियसली, लगातार साथ साथ में ही रीड और राइटिंग करते हैं। आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन, पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर देन अदर्स। ये एक नेचुरल ऑर्डर है, दैट चिल्ड्रन एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज। क्या मतलब इसका? चिल्ड्रन शुड बी डिफ्रेंशिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल्स। कि भेदभाव रखो, कि डिफरेंसेस रहे, कि ये बॉय है ये गर्ल है। सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल
ऑनवर्ड्स सेक्स एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से ही दें। रेस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स, जेंडर रोल को डिफाइन करना, उसके लिए रेस्पेक्टफुल अप्रोच का यूज किया जाए। प्रमोट को एजुकेशन इन हायर स्कूल, क्या रहेगा, जेंडर सेंसिटाइजेटेड, मतलब रेस्पेक्टफुली अप्रोच या रेस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रूल्स। जब भी आप जेंडर रोल को डिफाइन करना है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रोल प्ले, कि रोल प्ले जो एक्टिविटी है शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट हो सकता है ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम, हर एक लैंग्वेज क्लासरूम का एक इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। बिकॉज क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होता है कि रोल प्ले जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा लैंग्वेज लर्निंग का। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, मीनिंगफुल टॉक, बच्चों को इनेबल करती है ताकि वो मीनिंगफुल टॉक में इंगेज हो पाए। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू मेमोराइज द स्टोरी, स्टोरी को मेमोराइज कर लेते हैं। इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली, इसके कारण लड़के और लड़कियां एक दूसरे से इजीली इंटरेक्ट कर पाती है। क्या रहेगा रोल प्ले, क्या हेल्प करता है रोल प्ले के थ्रू? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक तो है ही है, इसके अलावा इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, रोल प्ले से क्या होता है, मीनिंगफुल टॉक में बच्चे एंगेज होते हैं। अगला रानी इज फ्रॉम दिल्ली, कि रानी जो है वो दिल्ली से बिलोंग करती है। शी हैज़ टेकन एडमिशन इन अ स्कूल इन असम, कि असम में उसने स्कूल में एडमिशन लिया है। इन द फाइनल एग्जाम्स, जब फाइनल एग्जामिनेशन की बारी आई, शी फेसेस डिफ़िकल्टी इन राइटिंग अ कंपोजिशन ऑन बिहू, तो बिहू जो उनका एक फेस्टिवल है उस पर कंपोजिशन लिखना था तो उसे प्रॉब्लम आई। द मोस्ट प्रोबेबल रीज़न, इसके लिए सबसे मेन कारण क्या रहा होगा रानी की प्रॉब्लम का, दैट कि हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर, उनके पेरेंट्स जो हैं वो असक्षम रहे रानी को ये समझाने में कि स्कूल का कल्चर किस तरीके का है। शी इज़ नॉट अ हार्ड वर्किंग गर्ल एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट टू द स्कूल करिकुलम, कि वो एक हार्ड वर्किंग लड़की नहीं है एंड शी इज़ नॉट ट्राइंग टू अडेप्ट द करिकुलम ऑफ स्कूल, और स्कूल का करिकुलम अडेप्ट करने में अनेबल रही है। Her background is deficient and is not on a par with a standard school culture. उसका background अलग रहा. There is a discontinuity between her home environment and the school curriculum. ऐसा क्यों हो रहा है बेटा रानी के साथ, क्यों हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम एनवायरनमेंट एंड द स्कूल करिकुलम। उसका इन्वायरमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, से बिलोंग्स टू दिल्ली, और बिहू कहाँ का एक कल्चर है, दैट बिलोंग्स टू असम। ठीक है, कि असम में वो दिल्ली के कल्चर के साथ है, यानी स्कूल का इन्वायरमेंट अलग है और घर का इन्वायरमेंट अलग है। सो दैट इसी कारण क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि वो डिफाइन करने में सक्षम नहीं है। तो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम इन्वायरमेंट एंड द स्कूल करिकुलम, या स्कूल का पाठ्यक्रम और उसके घर का इन्वायरमेंट अलग अलग है। अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट, की एक क्लास फर्स्ट की लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है। It starts with poems and stories, complete text, and ends with the alphabet. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? Top-down approach, aesthetic approach, bottom-up approach, or एलेटिक approach? कहाँ से स्टार्ट होती है? पोएम और स्टोरी से स्टार्ट होते हुए एंड एंड्स विद द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट पे एंड होती है। अब सबको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से चल रहा है, टॉप टू डाउन चल रहा है। अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट होके पोएम या कंपोजिशन या सेंटेंस में चीज़ें एंड होती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेंटेंसेस से स्टार्ट होके एंड तक जा रही है, यानी अल्फ़ाबेट पे जा रही है। तो ये क्या टॉप टू डाउन अप्रोच है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया जाता है दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, कि प्राइमरी स्कूल प्राइमरी के अंदर हम ये मानते हैं कि बच्चों को मदर टंग के अंदर पढ़ाना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इट क्रिएट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, ये नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेजेस, ये रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, और बच्चों को इनेबल करती है, सक्षम बनाती है टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, ताकि चीज़ों को निष्कर्ष की तरफ निकाला जा सके। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? प्राइमरी स्कूल के अंदर अगर पढ़ाया जा रहा है, बेटा नेचुरल इन्वायरमेंट तो है ही, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड। मैं अगर मातृभाषा की बात कर रहा हूँ, जैसे क्लास आपका इंग्लिश का टीचिंग मेथड चल रहा है, लेकिन मैं हिंदी में क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, आप कंक्लूजन निकाल पाएँ कि ऑल इन ऑल चीज़ें क्या है। तो मदर टंग का यूज़ हम इसी कारण करते हैं, सो दैट अ चाइल्ड कैन इनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, अ चाइल्ड इज इनेबल, चाइल्ड इनेबल्स टू कॉम्प्रीहेंड। अगला क्वेश्चन, अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर इज, रीडिंग डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? देखो डिसऑर्डर का एक क्लास का मैंने आपसे कहा ही था कि वेरी सून हम क्या करेंगे, डिसऑर्डर्स पर एक क्लास लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है रीडिंग डिसऑर्डर की, कि इनमें से रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? ध्यान रखें, रीडिंग डिसऑर्डर की जब भी बात आए, इट इज़ डायस्लेक्सिया, इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर, ये रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इज अ प्रोडक्ट एंड नॉट अ फॉर्मेशन, writing is a process and not a product, writing is a process and not a formation, writing is a product and not a process। क्या है writing? राइटिंग क्या है बेटा? राइटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कोई उत्पाद नहीं है। राइटिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों का श और स खराब होता है, जैसे मेरा खुद का भी स और श कई बार दिक्कत कर देता है। तो सेम चीज़ है कि वो क्या कह रहा है, रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली, कि वो स्माइल और स्कूल को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। एज अ टीचर व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? फर्स्ट वन इज मेक रिया रिपीट द वर्ड मैनी टाइम, कि जितना बार आप रिपीट कर पाएँ, रिया को समझाइए कि जितनी बार आप रिपीट कर पाएँ उतनी बार आप रिपीट करते थे। ठीक है, रिया को ध्यान से समझाना, दिक्कतें कर सकती है रिया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए, सॉरी, मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड साउंड पैटर्न, गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम, कि उसे मीनिंग समझाएं, साउंड का पैटर्न समझाएं, एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम, उसे बार बार सुनने की कोशिश करें। ह्यूमिलेट करें रिया को, रिया को बेइज्जत करें। ठीक है, बेइज्जत तो किसी बच्चे को करना ही नहीं है। Asking the entire class to repeat the words and appreciating Riya when she repeats them correctly. Asking the entire class, पूरी क्लास को कहो कि वो रिपीट करे और अप्रिशिएट करे रिया को when she repeats them clearly, अगर करेक्टली, कि अगर वो करेक्टली रिपीट कर पा रहे तो उसका अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड साउंड पैटर्न and get the class as a whole to listen to these words through an audio visual medium. So correct answer will be B, कि उसे पैटर्न बताएं, उसे मीनिंग समझाएं और उसे बार बार सुनने, ऑडियो लिंगुअल मीडियम से सुनने की कोशिश करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ललिता
अ टीचर ऑफ यंग लर्नर्स, कि ललिता नाम की एक महिला है जो यंग टीचर्स हैं, यंग लर्नर्स की टीचर हैं, प्रोवाइड्स देम विथ अपॉर्चुनिटीज टू प्ले विथ क्ले वाटर एंड सैंड, वो उन्हें मिट्टी पानी इनसे खेलने, कंकड़ से खेलने के लिए देती है। तो इससे क्या होगा, सो एज टू, वो क्या चाहती है, बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स। सेकेंड वन इज इनकरेज प्ले विथ नो अदर ऑब्जेक्टिव, खेलना है और कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो प्लीज देम, खुश कर रही है और खुशी बना रही है। यहाँ लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, लर्नर का काम है खुश नहीं करना है बच्चों को। डर्टी देयर हैंड्स, हाथ खराब कर रही है ताकि वो ये सीख पाए कि हाथ धोते कैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स, फिजिकली लर्निंग यहाँ पे रहेगी, सो दैट स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स, क्योंकि वो मिट्टी से खेल रहे हैं, क्ले से खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं, सो दैट उनके फिंगर्स एंड थम्स जो है वो क्या हो सके, फाइन बिल्ड हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैरी अ यंग टीचर, एक मैरी नाम की यंग टीचर है, बिलीव करती है, किसके अंदर बिलीव करती है, बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के अंदर बिलीव करती है। बिकॉज, क्योंकि सी थिंक्स दैट, क्योंकि वह ये सोचती है कि एवरी पर्सन मस्ट बी एक्सपोज्ड टू लर्निंग, उसके सामने लर्निंग एक्सपोज होनी जरूरी है। एवरी लर्नर इज यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि उनको चांसेस मिले, यूनिक है, नीड्स टू बी गिवन अ चांस, आवश्यकता है क्या, एक चांस देने की, टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि आप अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे पाए। सी ऑप्शन इज ऑल लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन, अपने आप सीखें। डी ऑप्शन इज चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय देयर लर्निंग, कि बच्चे जो है अपने लर्निंग को बिल्कुल एंजॉय करें। तो क्या चाहती है मैरी जो है, सामने दिखाई दे रहा होगा, एवरी लर्नर इज यूनिक, कि हर एक लर्नर जो है वो यूनिक होता है, एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस, और उसे एक चांस दिया जाए, टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिल्ड्रन who are differently able to join a new school, teachers give different reasons, अलग अलग reasons देते हैं teachers, which one reflects the concept of inclusive classroom या inclusive education, क्या है? Oh, how can I teach children who cannot even read, कि मैं इस बच्चे को कैसे पढ़ा सकता हूँ जो पढ़ना भी नहीं जानता। I'm worried that my class may not accept these children and some of the mischievous, कि ऐसे बच्चे मेरी क्लास में नहीं चलेंगे। Gods, it will provide a good opportunity for the children to learn to help each other and be supportive, से बच्चों में हेल्प या सपोर्टिव की भावना आएगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात चल रही है। Such children should go to the special schools where they will learn better, ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजना है जहाँ पे वो अच्छे से सीख पाए। क्या हो, देखो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर क्या होता है, अगर हम कहें कि स्पेशली जो एबल्ड चाइल्ड है, यहाँ पे क्या क्या हो, डिफरेंटली एबल्ड यानी हैंडीकेप्ड जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ डिफरेंटली एबल्ड, अनेबल वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं करना है आपको कभी भी, दे आर एबल्ड है, ठीक है, वो स्पेशली एबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, ठीक है। पहले हम उनके लिए हैंडीकैप और अनेबल्ड यूज़ करते थे, अब क्या माना, स्पेशल चाइल्ड या क्या कह सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है बात। तो कह रहा है कि समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको क्या, विच वन रिफ्लेक्ट्स जॉइन अ न्यू स्कूल चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, तो चिल्ड्रन टीचर को क्या रिएक्शन देना है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई स्पेशल चाइल्ड आया है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा की यहाँ बात हो रही है कि आपके सामने एक स्पेशल चाइल्ड आया है, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। पहला रिएक्शन ये है, हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन हु कैन नॉट इवन रीड,
कि मैं इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊं जिसे पढ़ना भी नहीं आता। जैसे आप में से आगे आधे लोग क्या 90% आप में से इंग्लिश मीडियम के नहीं है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। 90% को इंग्लिश नहीं के बराबर आती है, 10% को काम चलाओ आती है। तो क्या मैं ये कह दूं क्या कि बेटा तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं कैसे सिखा दूं? नहीं आती है, इसी कारण तो यहाँ आए हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरा काम ही यही है, ये मेरे लिए चैलेंज ही रहेगा कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या जिसे ऑलरेडी इंग्लिश आती है उसे पढ़ाना बहुत इजी काम है। उनको पढ़ाइए जिन्होंने हथियार डाल दिए कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे डर लगता है, जैसे कि 5 लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, एक आधा हिंदी मीडियम का आ गया, मैं कहूँगी नहीं एडजस्ट कैसे होंगे, हमारे बच्चे और ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है गुड, इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को कि वो एक दूसरे की हेल्प करें और सपोर्टिव भावना जो है, टीम की जो भावना है वो डेवलप हो सकती है। ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। सच चिल्ड्रन शुड गो टू स्पेशल स्कूल, ये मेरा रिएक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इनके लिए अलग स्कूल्स बने हुए हैं वहाँ पे जाए, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम्स की, समावेशी कक्षाओं की या समावेशी एजुकेशन की। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीना यूजेस बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेस, कि लीना जो है अपनी लैंग्वेज क्लासेस के अंदर बड़ी किताबों का यूज करती है। अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, स्टूडेंट को अलाउ कर सके कि वो घर पे पढ़े। इंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बताए कि ये किताबें जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लेके चलती है। यूज दिस इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर, साथ में बच्चों को पढ़ा पाए। यूज देम फिर बिग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस, रीडिंग बुक्स है इन लैंग्वेज क्लासेस, यूज दिस इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स है, ये बहुत विस्तार से दिया हुआ, इसका साइज बड़ा है किताबों का, तो इसमें क्या होगा, रीडिंग टुगेदर एक साथ पढ़ाई की जा सके, इसलिए वो बड़ी किताबें लेके घूम रही है। Which of the following is suitable for making student responsible for their own language, कि आप खुद जिम्मेदार बने अपनी भाषा के लिए, तो इनमें से क्या रहेगा? Discouraging students from making decisions about how they learn best, डिस्करेज करें, बेटा डिस्करेज तो करना ही नहीं है किसी को। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, चैट क्यों करवानी है, पढ़ा रहे हो तो चैट नहीं चलेगी बेटा। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, उन्हें इनकरेज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, उन्हें बहुत सारा होमवर्क दिया जाए, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए। बेटा ये तो बर्डन डालना हो गया ना, यहाँ पे देखो एक वर्ड ये गलत आ गया, बर्डन डाल रहे हो, यहाँ ये वर्ड गलत आ गया, यहाँ ये वर्ड गलत आ गया, तो बचा क्या? इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, उसे इनकरेज किया जाए बच्चे को कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सीख सकते हो सीखिए, या पूछ सकते हो तो पूछिए। ठीक है, ये अनीता लग रही है, अनीता या अनिया जो भी है ये, ठीक है। वाइल देखा देखा हुआ लग रहा है, ठीक है। वाइल टीचिंग पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन शुड ड्रॉ अटेंशन टू, कि जब आप पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ध्यान किस तरफ होना चाहिए? अ लार्ज वैरायटी ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा हो। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ में ओरिजिनलिटी हो। टॉपिक सेंटेंस सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कनेक्टर्स, और अ रेंज ऑफ वोकेबलरी, क्या रहेगा इनमें से? जब पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बेटा, टॉपिक के सेंटेंसेस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कनेक्टर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन of this class is formative assessment is assessment of learning, assessment at learning, assessment in learning, assessment for learning। formative assessment की बात की जा रही है। क्या आएगा भाई? देखो, एक तो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो सीखा है उसका असेसमेंट करना क्या होता है बेटा? समेटिव। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए,
फॉर्मेटिव। 4 का 4 से याद कर लो ना, 4 का 4 से याद कर लो। सीखने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है इसे कहते हैं ड्यूरिंग, के दौरान, क्लास के दौरान। और ये क्या है? एंड, क्योंकि जो सीखा है उसका असेसमेंट कर रहे हो वो एंड में, सीखने के लिए असेसमेंट कर रहे हो वो ड्यूरिंग यानी के दौरान। तो क्या हो जाएगा बेटा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये हमने क्या किया है, कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? ध्यान रखें बेटा, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, मुझे अपने फ़ोन में सबके स्टेटस पे दिखना चाहिए। ये जो क्लास है मुझे सबके स्टेटस पे दिखना चाहिए, चेक करूँगा कितना शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी फ़ोन दिखाई दे उसको छीन के उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो भी फ़ोन दिखे छीन लेना। ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।